Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ये मॉस्को के अंदर मिले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। अब यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बोला कि भारत और रशिया के रिश्ते अपने आप में वर्ल्ड वॉर 2 से कंटिन्यूसली बहुत ही शानदार रहे हैं। दोस्तों, रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो 1971 की वॉर हो या कभी भी आप यहाँ पे देख लीजिए। पिछले 75 साल के अंदर भारत और रशिया के रिश्ते ज्यादातर टाइम काफी अच्छे ही रहे हैं। इंडिया और रशिया ने साथ में मिलकर बहुत सारे सेक्टर्स में कॉपरेशन की है। एंड आने वाले समय के अंदर हमारा फोकस रहेगा फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को और हम बेहतर बना सकते हैं। एंड जिस वजह से कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई इम्बैलेंस है ट्रेड के अंदर, उसको भी यहाँ पे ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई। साथ ही साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यह भी बोला कि इंडिया यूएसए के रिएक्शन को देख के बहुत ही एक तरह से अचंभित हो चुका है, क्योंकि यूएसए ने खुद इंडिया को बोला था कि अगर मान लीजिए एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए उनको कोई भी एक्शन लेना पड़े तो वो ले, चाहे वो रशिया से तेल खरीदना ही क्यों ना हो। अब यूएसए खुद ऐसा बोल रहा है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, इनके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। बट इंडिया देखो खुद अपने आप में स्वतंत्र है, हम सॉवरेन कंट्री है, तो डेफिनेटली भारत को जो स्टेप्स अच्छे लगेंगे, भारत की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, इंडिया उनको डेफिनेटली लेगा ही लेगा। हमारी एक्सटर्नल जो पॉलिसी है, ठीक है ना, वो बिल्कुल तरह से हमारी सॉवरेन पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जीएसटी के बारे में भी एक आर्टिकल आया है। दरअसल में आप लोग जानते होंगे जीएसटी की मल्टीपल स्लैब्स के बारे में, राइट। अब यहाँ पे प्रपोजल ये आया है कि जीएसटी की ये सारी स्लैब्स को हम यहाँ पे दो स्लैब्स के अंदर यहाँ पे मर्ज कर देंगे। एक स्लैब रहेगी 5% की और एक रहेगी 18% की। जो आपकी 12% और 28% वाली स्लैब थी, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ज्यादातर जो आइटम्स होंगी ना, जो 12% स्लैब में आज के समय है, उनको 5% में शिफ्ट कर देंगे। एंड ज्यादातर आइटम जो 28% के अंदर है, उनको 18% वाली स्लैब के अंदर यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। उससे थोड़ा सा हमारा जीएसटी स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, इसमें एक टर्म सामने निकल के आया है, दैट इज द मीनिंग, दैट द टर्म इज रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। ये एक ऐसा टर्म है जो आपको समझ आना चाहिए कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का। देखो, आप इस बात को समझना, जब जीएसटी लाया गया ना रफली आज से 8 साल पहले, तो उस समय एक बड़ा डाउट था। डाउट ये था कि भाई हम पुराना टैक्सेशन सिस्टम खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह पे जीएसटी आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जीएसटी आने की वजह से सेंटर या स्टेट्स को जो टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू आता है, कहीं वो तो नहीं कम हो जाएगा। ये एक डाउट था। तो हमने जीएसटी आने के साथ ही रेट्स जो थी ना, उनको इस तरह से डिजाइन किया कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने की वजह से सरकारों का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें बदलाव ना आए, वो कम ना हो पाए, राइट। उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। तो रेट्स हमने इस तरह से रखी थी कि जीएसटी आने से या उससे पहले जो भी सिस्टम था, उससे जितना टैक्स आता था मोटा मोटा उतना ही यहाँ पे हो। उस टर्म के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेवेन्यू न्यूट्रलिटी को। तो अभी भी कोशिश यही होगी कि हाँ, बहुत सारी आइटम्स इधर से इधर शिफ्ट होंगी, नो डाउट अबाउट दैट। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है सिंप्लीफाई होगा, पर इनको इसी तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा कि सरकारों को जो टैक्स कमाई होती है जीएसटी के माध्यम से, उसमें कोई खास बड़ा चेंज यहाँ पे ना आने पाए। दोस्तों, डेट है आज की 22 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो सी सेट का बैच है वो यहाँ स्टार्ट हो चुका है। एंड इस सी सेट बैच के अंतर्गत हम पूरा का पूरा जो कंप्लीट सी सेट है, चाहे उसमें क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक कंपोनेंट अलॉन्ग विद डीपीपी, प्रैक्टिस, डाउट सेशन, वो हर एक चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे इसमें आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, राइट। तो जो भी यूपीएससी का रिसेंट पैटर्न है, उसके हिसाब से इस कोर्स को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। एंड आप नोटिस कर सकते हैं कि इसके जो लिंक है इस कोर्स का, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगी। पहला जो टॉपिक दोस्तों हमें डिस्कस करना है, वो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के रिगार्डिंग है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहले मैं आपको अलग अलग तरह की ऑनलाइन गेमिंग समझा देता हूँ।
देखो आपको ना 3 कैटेगरीज के बारे में समझना है। फर्स्ट कैटेगरी इज ई स्पोर्ट्स, सेकेंड कैटेगरी इज ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑनलाइन मनी गेम्स। समझते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखो एक होती है आपकी ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स ना थोड़ा स्किल बेस्ड डिजिटल गेमिंग होती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप लोगों ने फीफा खेला है? देखो फीफा एक तो चलो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, पर उस तरह से आप अपने ऑनलाइन भी इसको खेल सकते हो। जो लोग खेलते होंगे तो उन्होंने देखा होगा फीफा को। या फिर आपने काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेला हुआ है, या फिर आपने जो बीजीएमआई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया टूर्नामेंट, ठीक है, इस तरह से मतलब अलग अलग ना गेम्स होती हैं, उनके टूर्नामेंट भी होते हैं कि कौन सबसे शानदार खेल रहा है। तो दोस्तों ये चीजें आती हैं ई स्पोर्ट्स के अंदर। इसमें आपकी स्किल का टेस्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल काउंटर स्ट्राइक एक गेम होती है, उसमें आपको देखा जाता है कि आप अच्छे से हेडशॉट मार पाते हो, सामने वाले टेररिस्ट को डिटेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फीफा के अंदर भी आप गेम खेल रहे हो तो यू नो मतलब कि कैसे कैसे क्या स्किल्स चाहिए होंगे। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव ये डिजिटल स्किल बेस्ड गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और ई स्पोर्ट्स ना आज के समय बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। जैसे इवन जैसे एशियन गेम्स जैसे गेम्स के अंदर भी ना इसको फीचर किया जा रहा है। इनमें भी टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इन इवन ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स जो इनॉग्रल इवेंट होगा वो 2027 में होगा इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो देर आर सो मेनी टूर्नामेंट्स जो कि दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में है। तो हमारी कोशिश पता क्या है कि ई स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करें इस पर्टिकुलर बिल के माध्यम से। चलो ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स। आप में से कुछ लोग होंगे जो लूडो वगैरह खेलते होंगे, जैसे लूडो किंग वाली गेम है, ठीक है ना, साथ में आप लोग मिलके दोस्त यार 4 लोग मिलके ऐसे खेल रहे होंगे। कैंडी क्रश भी आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों ने खेली होंगी। तो ये सब ना एंटरटेनमेंट वाली गेम्स हैं। मतलब ठीक है, उतना कोई खास स्किल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये मत कहना कि सर मैं लूडो में जीत रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आती है, आई अग्री। पर मोटा मोटा ये उसमें कितना डाइस के ऊपर क्या नंबर आएगा वो आपके कंट्रोल में ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उतनी स्किल्स नहीं है, ये ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली गेम ज्यादा आपको देखने को मिल जाती हैं। उनको हम ऑनलाइन सोशल गेम्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। सर इनको भी क्या करेंगे भाई, इनको भी हम प्रमोट ही करेंगे कि हाँ भाई ये रेगुलेट करेंगे। पर आप खेल सकते हो ये गेम में, कोई दिक्कत नहीं है लूडो वगैरह खेलने में, आप खेलो बढ़िया। पर तीसरी वाली जो कैटेगरी है ना वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। दैट इज योर ऑनलाइन मनी गेम्स। जैसे आप में से देखो अब तो ना ड्रीम इलेवन वगैरह इतना पॉपुलर हो चुका था ना, या एमपीएल हो गया, इतना पॉपुलर हो चुका था, मैं कई बार खुद देखता था। मैं आपको बता भी सकता हूँ, इनफैक्ट मैं नाम नहीं किसी का लूंगा। मैंने कई बार देखा कि मेरे जो साथ में फैकल्टीज काम करते हैं, ठीक है ना, वो भी खेल रहे होते थे कि लेक्चर्स के बीच में, मतलब कई बार शाम का लेक्चर होता है तो उसमें बीच में वो खेल रहे हैं कि सर अच्छा मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है, पहले फटाफट मैं टीम बना लेता हूँ। ठीक है, तो काफी ज्यादा एडिक्टिव सी गेम है ये ड्रीम इलेवन। कई बार मैंने अपने ऑफिस के बाहर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया हैं, ठीक है ना, या फिर कई बार कोई कैब में मैं जा रहा हूँ तो कैब वाले जो ड्राइवर भैया हैं वो ड्राइव भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी टीम भी बना रहे हैं, वो देखते जा रहे हैं कि विराट कोहली ने चौका मारा या नहीं मारा, क्योंकि उन्होंने टीम में ले रखा होगा। तो ये सब बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव गेम्स हो चुकी थी। इनको फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इवन इसके अलावा रमी सर्कल हो गया, अड्डा 52, ये बड़े आप लोगों ने ना नाम सुने होंगे। ये खासकर आईपीएल मैचेस के समय तो इनकी खूब एड्स आती हैं। तो भाई ये वाली जो ऑनलाइन मनी गेम्स है ना, इनके तो ऊपर हम लगाने जा रहे हैं क्या सर, इन पे लगाएंगे बैन, ठीक है ना। तो वो वाली गेम्स जहाँ पे मॉनेटरी डिपॉजिट है, कुछ एंट्री फीस है, जहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि आप पैसा लगाओ आपको खूब पैसा कमाओगे इसके अंदर, राइट, वो सारी चीजें ऑनलाइन मनी गेम्स के अंदर आ जाती हैं। एंड यहाँ पे सरकार ने ये बोल दिया है कि ये जो रियल मनी गेम्स हैं हम इनको यहाँ पे पूरी तरह से बैन करने जा रहे हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके ऑनलाइन गेमिंग का, ठीक है। तो आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हो, दैट इज ऑल फाइन, वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमने किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो ई स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे, ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट करेंगे। पर भाई जो ऑनलाइन मनी गेम्स है ना, जैसे आपका पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, बैटिंग वाली गेम्स जो होती हैं, इनको हम यहाँ पे बैन करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसा भी किया गया है कि जो भी इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम प्लेटफॉर्म है ना, लेट्स से कोई ड्रीम इलेवन वगैरह, अगर कोई भी इस तरह से करने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर जेल भी होगी, फाइन भी होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जो इस तरह से गेम खिलवाने की कोशिश करता है, ये सारी गेम्स, ठीक है, तो उनके ऊपर पहली बार अगर वो वायलेशन कर रहे हैं तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन होगा। अगर दोबारा कोई फंस करता है इस तरह का तो 3 से 5 साल की जेल एंड 2 करोड़ तक का फाइन होगा। तो यानी दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि सरकार पूरा मूड बना चुकी है कि ये जो इंडस्ट्री है ये सही नहीं है देश के लिए।
आप मुझे बल्कि इनफैक्ट मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा, आप लोग क्या देखते हो सरकार के इस एक्शन के ऊपर, ठीक है? आप लोग अपना ओपिनियन भी बताना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लो जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो बड़ा एडवर्टाइज करते हैं इस तरह की चीज़ों की कि ये गेम खोलो, वो गेम खेलो, इससे आपका पैसा डबल हो जाएगा, है ना? तो वो सब चीज़ें अगर कोई प्रमोट करेगा ना, तो भाई उनके ऊपर भी यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल की सजा उनको भी हो सकती है और 50 लाख का फाइन भी उनको हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, बैंक्स को और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते। मतलब आप बैंक ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाओगे। लेट्स से आपको एमपीएल खेलना है या ड्रीम लेवल खेलना है, तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे ना उस अकाउंट के अंदर, तो आप अलाउड नहीं होंगे, बैंक अलाउ ही नहीं करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, तो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर ही बैन लग जाएगा। तो मोटा मोटा आप कह सकते हो कि भाई सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा देगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर। साथ ही साथ एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनाई जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, जो पूरा का पूरा ये काम देखेगी। साथ ही साथ कौन सी गेम पैसों की गेम है, कौन सी गेम पैसों की नहीं है, ये अथॉरिटी, ये जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, ये डिसाइड करती रहेगी बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड या सुओ मोटो। वो अपनी मर्जी से भी किसी के ऊपर एक्शन ले सकती है, या आप भी इनके पास कंप्लेंट कर सकते हो, फिर अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले लेगी, राइट? तो सारा जो काम होगा एल्गोरिथम्स का, फ्रॉड वगैरह हो रहा है जो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इन सबको काम देखना ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का पर्पस यहाँ पे बन जाएगा। आई होप ये जो बिल है जो आज के समय लोकसभा राज्यसभा दोनों से यहाँ पे पास हो चुका है, इस पर्टिकुलर बिल के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। दोस्तों अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आने वाले दिनों के अंदर होगा। इसमें एनडीए की तरफ से होंगे सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि आज के समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, एंड इनके सामने जो इनको टक्कर देंगे वो होंगे बी सुदर्शन रेड्डी जी, जो कि फॉर्मर आपको सुप्रीम कोर्ट के आपको जज देखने को मिल जाते हैं। अब इसका रीजन यही है दोस्तों कि हमारे जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अचानक ही रिजाइन कर दिया, राइट? कारण जो उन्होंने बताया था वो स्वास्थ्य कारण बताया था, एंड उस दिन के बाद से वो पब्लिक में दिखे नहीं है। बट एनीवेज, अब हम थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो आर्टिकल 63 इनके ऑफिस को प्रोवाइड करता है, एंड प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट जी का ही है, एंड साथ ही साथ ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के रूप में भी काम करते हैं। अब ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं या वो रिजाइन कर दें, उनका रिमूवल हो जाए या उनकी डेथ या एब्सेंस हो, उस केस में प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वाइस प्रेसिडेंट की। बाकी इनके पावर्स की बात करें तो देखो, राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें चेयर कौन करता है? वो वाइस प्रेसिडेंट जी ही चेयर करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लो राज्यसभा के अंदर बराबर बराबर वोट्स आए किसी मुद्दे के ऊपर, मान लो किसी बिल के ऊपर बराबर वोट्स आए, तो उस केस में टाई ब्रेकिंग जो वोट होगा कि अब कैसे उस टाई को तोड़ा जाए, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट जी यहाँ पे अपने खुद का वोट कास्ट कर सकते हैं, पर इक्वालिटी के केस में ही ऐसा करेंगे। बाकी इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो उस केस में जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ना, वो फंक्शन करते हैं एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि आज के समय हो भी रहा है। बाकी इसके अलावा इनके जो इलेक्शन की हम बात करें, तो इलेक्शन आप बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे चाहिए, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। देखो, द वर्ड हियर इज क्वालिफाइड, मतलब वो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना चाहिए। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, नो, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करने चाहिए, दैट इज द होल पॉइंट। एंड साथ ही साथ वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करे होने चाहिए। तो अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के साथ, तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर राज्य सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। तो ये जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये ईसीआई ही करवाता है बाय मींस ऑफ, मतलब थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये होता है आपका सीक्रेट बैलेट के साथ। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कल सुन भी रहा था, एक्चुअली ना, जो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, सीपी राधाकृष्णन जी हैं सामने एनडीए की तरफ से, और इंडिया ग्रुप की तरफ से आपको बी सुदर्शन रेड्डी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम नंबर की बात करें ना, आंकड़ों की, तो क्लियरली देखो ये सामने है कि सीपी राधाकृष्णन जी के पास नंबर्स बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बी सुदर्शन रेड्डी जी। पर इनका ऐसा मानना है कि देखो ये तो सीक्रेट बैलेट है ना, तो रेदर देन लोग अपनी, या हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो अपनी कॉन्शियस पे वोट करना चाहिए उनको, रेदर देन अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर वो वोट करें।
ठीक है। तो इसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे इसमें दोनों सदनों के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं। हर किसी मेंबर के वोट की वैल्यू बराबर होती है। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल यहाँ पे नहीं होता। आज के समय 782 एमपीज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ ना वैकेंसीज हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें 543 लोकसभा में होते हैं, 233 आपको यहाँ पे राज्यसभा और 12 नॉमिनेटेड। तो वैकेंसी वगैरह हटाकर ना आप नोटिस कर पाओगे 782 एमपीज यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे वोट करेंगे, एंड फिर जिसकी जीत होती है अकॉर्डिंगली वो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बन जाएगा। बाकी इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, एंड इनको री इलेक्ट भी यहाँ पे किया जा सकता है। समय से पहले भी इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो सकता है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ। इनको रिमूव करना हो ना तो एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखना, रिमूवल के लिए पता क्या होता है, रिमूवल के लिए जो पावर है ना वो स्टार्टिंग पावर होती है राज्यसभा के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि रेजोल्यूशन लोकसभा से स्टार्ट हो, नहीं, रेजोल्यूशन राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। वहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी से उनको रिमूव करना होगा, फिर बाद में वो लोकसभा के अंदर रेजोल्यूशन जाएगा और लोकसभा को सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी के साथ ही उसको अग्री करना होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, बट प्लीज इसको ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। बाकी आपने जैसा नोटिस किया कि अगर मान लीजिए राज्यसभा के अंदर इस तरह से रेजोल्यूशन मूव होता है, ठीक है ना, तो आप 14 दिनों का यहाँ पे कम से कम नोटिस दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट जी को बिफोर द रेजोल्यूशन इज मूव्ड। तो ये कुछ बातें थी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने तीसरा टॉपिक है, इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। देखो भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये क्या है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। देखो यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना है, यहाँ 5 देश आ जाते हैं। 5 देश कौन से हैं, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया। ये 5 देश इस यूनियन का पार्ट है। 2014 में इन्होंने ये यूनियन बनाया था, एंड अकॉर्डिंगली 1 जनवरी 2015 से ये यूनियन इफेक्ट में आ जाता है। एंड इस यूनियन का पर्पस पता क्या है, कि ये भाई ये जो 5 देश है ना आपको देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मर सोवियत स्टेट्स ही हैं, इनके बीच में आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अच्छा हो। दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे एक यूनियन फॉर्म किया हुआ है। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे नोटिस करना कि इनके बीच में ये जो यूनियन है ना, ये दरअसल में एक कस्टम यूनियन की तरह काम करता है। अब क्वेश्चन आएगा कस्टम यूनियन का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप इस बात को समझना, मान लेते हैं कोई सामान है वो इंडिया से लेट से जा रहा है रशिया, या लेट से जा रहा है बेलारूस। आपने नोटिस किया दोनों के दोनों इस यूनियन का पार्ट है। तो होगा पता क्या, मान लेते हैं इंडिया से सामान गया तो रशिया ने 10% टैरिफ लगाया, तो भाई बेलारूस भी लगभग 10% के आसपास ही टैरिफ लगाएगा। तो एक्चुअल में ना कि बाहर से कोई सामान आया उसके ऊपर कितना परसेंटेज ड्यूटी लगाई जाएगी वो सिमिलर रहेगी, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम रशिया से बेलारूस सामान जा रहा है तो लगभग वो 0% ड्यूटी पे जाएगा। ये होता है कस्टम यूनियन, कि एक्सटर्नल वाला प्लेयर, इसमें एक एक्सटर्नल प्लेयर कौन था, इंडिया, एक्सटर्नल के साथ सिमिलर टैरिफ लगेगा, और आपस में जब हम ट्रेड करेंगे तो वहां लगभग 0%। तो पांचों देश इस तरह से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं, इसीलिए कस्टम यूनियन का आपको इनका फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ये कस्टम यूनियन इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें एक यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन है, ये परमानेंट रेगुलेटरी बॉडी है इस यूनियन की, जो सारा का सारा काम यहाँ पे देखती है। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट इंडिया लिंक जरूर बना रहा है इनके साथ। बाकी इसका एक खुद का यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का कोर्ट भी है, कि कुछ मामलों में कुछ डिस्प्यूट वगैरह आ जाता है उनको हैंडल करना इसकी जिम्मेदारी है। अब भारत और ये जो पर्टिकुलर यूनियन है ना, इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर दिए हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हम एफटीए के बारे में डिस्कशंस कर पाए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पता क्या होता है, एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक टाइमलाइन बना के चल लेते हैं कि चलो ठीक है यार, आने वाले सालों के अंदर हम एफटीए के बारे में बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे बन पाए। ध्यान में रखना, अभी हमने सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू करी है, इनके साथ हो नहीं गया, वो तो काफी टाइम लगेगा। अभी बातचीत हमने यहाँ पे शुरू कर दी है इन पर्टिकुलर यूनियन के साथ। तो एफटीए के अंदर आप जानते होंगे कि टैरिफ, कोटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस काफी हद तक कम कर दी जाती हैं, या हो सकता है उनको पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाए। तो भारत ने आसियान के साथ हो गया, साउथ कोरिया के साथ हो गया, जापान के साथ हो गया, एंड श्रीलंका, यूएई, इन कुछ मुख्य देशों के साथ हमने इस तरह से एफटीए यहाँ पे साइन किए हुए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी हमारा एक अच्छा एफटीए यहाँ पे साइन हो जाए, तो ये हमें आने वाले समय में इसको देखना पड़ेगा। बट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या, आई होप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर अन्न चक्र सप्लाई चेन। थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको समझाता हूं।
देखो एग्रीकल्चर के अंदर ना मैंने आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया हुआ है, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम में क्या होता है, पीडीएस सिस्टम ना आज के समय इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। इसमें पता क्या है, लगभग हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है, राइट, उसको हम लोग यहाँ पे फूड ग्रेन्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब हालांकि इसमें अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट के अंदर ना साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 रुपए किलो आपके राइस मिलेगा, आपका 2 रुपए किलो आपकी वीट मिलेगी और 1 रुपए किलो आपको कोर्स ग्रेन आपको देखने को मिलेंगे। पर आप लोग जानते होंगे कि जब हमारा कोविड-19 पेंडेमिक आता है उसके बाद प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेके आते हैं, एंड उसके उसको दरअसल में ना एनएफएसए के अंतर्गत ही मर्ज कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से फ्री फ्रूट गेन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो आजकल हमें कुछ सालों के लिए यहाँ पे फ्री फ्रूट गेन्स यहाँ पे मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से, जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी। और ये कितने लोगों को मिलते हैं, लगभग 2/3 पॉपुलेशन, जो कि 80 करोड़ लोगों के आसपास यहाँ पे नंबर यहाँ पे बन जाता है, राइट। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि भारत में फॉलो क्या होता है, भारत में फॉलो होता है टारगेटेड पीडीएस। टारगेट का मतलब कि यहाँ पर हम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, सबके सब लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता, ये सिर्फ कुछ एक लोगों को, यानी कि जो 80 करोड़ नंबर है इस केस में, उनको मिलता है। एंड ये सारा काम देखने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना, पीडीएस के माध्यम से हम 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप लोगों ने राशन शॉप्स के बारे में सुना होगा। रफली भारत में ना 4.3 लाख राशन शॉप्स, या जिनको आप लोग फेयर प्राइस शॉप्स के नाम से जानते होंगे, वो हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज वगैरह होता है सारा का सारा इन चीजों का, वो लगभग 6700 वेयर हाउसेस में सारा स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। अब दिक्कत पता क्या होती है, जब इतने बड़े स्केल के ऊपर हम चीजों को काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कहीं पे आपके राशन की चोरी का खतरा रहता है, कहीं पर रहता है कि आपने मान लो ट्रांसपोर्टेशन गलत रूट से कर दिया, उस वजह से आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लो अगर हमने एक अच्छा रूट नहीं इस्तेमाल किया, ट्रांसपोर्टेशन में कोई गड़बड़ियां आई, तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, डिलीवरी में टाइम बहुत ज्यादा लग गया, आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा उससे, बहुत सारी समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो क्यों ना इन समस्याओं का निपटारा करें, बिल्कुल। इसीलिए हमने यहाँ पे अन्न चक्र सप्लाई चेन यहाँ पे हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका स्टार्ट किया है। एक्चुअली ये एक तरह का ना ऑप्टिमाइजेशन टूल है। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ना कुछ बहुत सारा सामान आपको दिल्ली से लेकर, लेट्स से आपको कोलकाता जाना है। नाउ प्रोबेबली आप अगर बोलोगे सर मैं इस रूट से चला जाऊं, तो हो सकता है ये रूट में बहुत ज्यादा, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगे। हो सकता है कोई ऐसा रूट हो जिसमें शायद कम टाइम लगे, वहां पे फ्यूल भी बच पाए, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो पाएगी हमारी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो हमने वही एक टूल बनाया है कि जहां पर हमारा खर्चा भी कम हो, डिलीवरी स्पीड भी ज्यादा आए, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो एंड कार्बन मिशन भी कम हो। उसी के लिए अन्नचक्र सप्लाई चेन आपको देखने को मिलेगा। इसको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एट, मतलब किया गया एट आईआईटी दिल्ली, ताकि पीडीएस लॉजिस्टिक्स को हम यहाँ पे बेहतर कर पाए। तो ये जो आपका इस तरह से आपके ट्रक्स वगैरह होंगे ना, वो एडवांस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे ताकि सबसे बढ़िया रूट, फास्टर रूट यहाँ पे मिल पाए, इको फ्रेंडली रूट यहाँ पे मिल पाए, ठीक है ना। तो रूट ऑप्टिमाइजेशन होगा तो इससे कहीं ना कहीं साल भर के अंदर 250 करोड़ रुपए यहाँ पे बचाया जाएगा। और साथ ही साथ इसको लिंक किया गया है विद फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल अपना रेलवेज का, थ्रू द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पोर्टल, जो आपका यूलिप आपका प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है उसके साथ। एंड साथ ही साथ आपका जो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म है उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। पीएम गति शक्ति दरअसल में और कुछ नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली हम ना 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड साथ ही साथ हम अपनी मिनिस्ट्रीज के साथ में इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बेहतर बना रहे हैं। एक्चुअली पता पॉइंट पता क्या है, भारत में ना हम लोग पिछले कई सालों तक हम साइलोज में काम करते आए हैं। साइलोज मतलब ये वाली मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, ये वाली मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, तो एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है उनका। उस वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है ना उसका अननेसेसरी मिसयूज होता है, ऑप्टिमाइज नहीं हम चीजें को कर पाते। तो एक्चुअली पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से ना हम साथ में मिलकर प्लानिंग ही करते हैं, ठीक है ना। दैट इज द होल थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवे मिनिस्ट्री अलग है, रोड मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ एयरवेज अलग है। तो देर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज। अब ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कोई सामान बाहर से इंडिया में पहुंच गया,
अब आपका जो शिपिंग और साथ ही साथ रेलवेज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। हम सही ढंग से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। तो दैट इज बाय पीएम गति शक्ति पोर्टल इज हेल्पिंग अस इन कोऑर्डिनेशन एंड रियल टाइम प्लानिंग ऑफ वेरियस अपने प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ बातें थी अनचक्रा सप्लाई चेन के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमें थोड़ा सा न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट टेक प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ना एक बॉडी के बारे में समझाना चाहूंगा या एक सेंटर के बारे में, दैट इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSE। दरअसल में ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही आपको एक सेंटर देखने को मिल जाएगा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये NRSE के आपके डिफरेंट डिफरेंट आपका इसकी जिम्मेदारी रहती है कि ग्राउंड स्टेशन आप एस्टेब्लिश करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा रिसीव करने के रिगार्डिंग हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें सैटेलाइट का जो डेटा आता है वो उसके जो इस्तेमाल कर रहे होंगे उन तक डेटा को पहुंचाना, ठीक है, और इससे बेसिस पे अलग अलग एप्लीकेशंस बनाना। तो एक्चुअली में आज के समय NRSE ने ना डिजास्टर के लिए भी काफी सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना दिए हैं। क्या चीजें करी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ICRER, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। देखो कोई पर्टिकुलर डिजास्टर आया तो एक जगह पे बैठ के मिल के, ठीक है ना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए एंड उस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो ये हमने काम किया है और इसको यहाँ पे मदद करी है बाय नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट 5.0, जिसको इसरो NRSE ने ही बनाया है। तो कहीं ना कहीं सही टाइम पे डेटा आता रहेगा, रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर मदद मिल पाएगी। APIs, ठीक है, उनका इस्तेमाल होगा डेटा फोरकास्टिंग के लिए, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो काम किया गया है वो NDEM लाइट 2.0 ऐप बनाई गई है। एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, कई बार ना ग्राउंड के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, राइट। डिजास्टर आ जाता है तो उन तक डेटा को पहुंचाना ताकि वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारी काम के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है NDEM लाइट 2.0, रियल टाइम ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज्यादा ये मदद करेगी। इसके अलावा असम के स्पेसिफिक एक और काम किया गया है, दैट इज असम फ्लड हैजार्ड जोनेशन एटलस। तो फ्लड को कैसे कम किया जा सकता है असम के अंदर, उसमें असम के जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसने काम किया है एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भी यहाँ पे काम किया है। तो इससे कहीं ना कहीं फ्लड पेन डेवलपमेंट के अंदर, क्रॉप इंश्योरेंस, फ्लड कंट्रोल प्लानिंग, इन सब के अंदर यहाँ पे मदद कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नए 3 इनिशिएटिव्स हैं इसको सरकार ने अभी लॉन्च किया है ताकि डिजास्टर प्रिपेयरनेस हमारी और ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बात रही ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में, दोस्तों यहाँ पर ना ये मेजरली पता काम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित लोगों के लिए नहीं करते, बल्कि लेट्स से कहीं पर कुछ कन्फ्लिक्ट था या फिर उनको परसिक्यूट किया गया जिस वजह से उनको यहाँ पे अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, उनके ऊपर मेजरली फोकस करते हैं। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट रहेगा। रुबेला दोस्तों बैक्टीरिया से नहीं बल्कि ये वायरस से कॉज किया जाता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी जो तीसरा स्टेटमेंट था ना भारत के मून लैंडिंग मिशन का, तो बिल्कुल ये विकसित भारत 2047 के साथ ही लिंक्ड है, तो दैट इज योर करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।